मैंने तो अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी का स्वाभिमान खोता हुआ देखा। हर बच्चे के सामने उसके पिता हीरो होते हैं। मैं एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरे सामने मेरे बेटे को पीटा गया और क्या बोलूँ समझ में नहीं आता। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जो अभी हमारे साथ जो शख्स है परवीन भारद्वाज जी, ये वही शख्स है जिन पे धारा 307 लगी हुई। ये वही शख्स हैं जिनके घर पर 6-7 पार्षद इनका घर तोड़ने आ गए थे, जहां पर जेसीबी ना जाने किसका था, नगर निगम का था या एमडीडीए का था, लेकिन जेसीबी जरूर वहां पर पहुंच गया। गजब का लोकतंत्र है हमारे भारत में, जहां पर एक आम आदमी, उसके घर के अब नक्शे मांगे जा रहे हैं कि आपका घर लीगल है कि इलीगल है, जबकि वो घर कई वर्षों से है। और बगल में जो घर कब्जाया हुआ है, जो प्लॉट कब्जाया हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो इस प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव रह चुके हैं। उसके ठीक पीछे एक घर और है, वो भी किसी बड़े अधिकारी का घर है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन परवीन भारद्वाज जिनके घर पर 6-7 पार्षद आ जाते हैं, उनका घर बुलडोजर से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी। जो उनकी सोसाइटी है, उसकी सोसाइटी में कुछ भूमाफिया ज़मीन कब्जा रहे थे, अपनी सोसाइटी के उस पार्क को बचाने के लिए आवाज़ उठाई थी। इसलिए सारे के सारे शासन, प्रशासन और पुलिस एक तरफा होगा। परवीन भाई, 307 लगी है आप पे। 307 कोई छोटी मोटी धारा नहीं है, 307 अक्सर भी लगा दी जाती है। क्या किया था आपने, 307 ऐसी लग गई आप पे? सर मैंने बीजेपी के पार्षदों के और 70-80 लोगों से मार खाई थी, मैंने और मेरे परिवार ने। खाली मार खाने के लिए ही मुझे 307 धारा लगाई गई। इतनी जल्दबाजी करी 307 लगाने में, कोई जांच नहीं करी। जांच करना पुलिस ने उचित नहीं समझा। इसमें पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मिला हुआ है उन लोगों के साथ में, और धारा 307 में मेरे खिलाफ मुकदमा डाल दिया गया। उन लोगों के खिलाफ धारा 307 लगना थी, जो पुलिस ने नहीं लगाई, क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी की सरकार है, इसलिए तानाशाही चल रही है। तानाशाही तरीके से ही बिना किसी नोटिस के, बिना किसी आदेश के मेरे घर पे बुलडोजर चला के मुझे बदनाम किया गया है कि मेरा मकान का अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, जबकि मेरा मकान पूरा लीगल है। हमारी अंसल ग्रीन वैली सोसाइटी एक सिंगल लेआउट प्लान की सोसाइटी है, जो पूरी लीगल बनी हुई है, एमडीडी से नक्शा पास है। 2016 में मैंने इसको पूर्व डीजीपी जो थे शिवमूर्ति राय, उनसे खरीदा था ये मकान। तब से ये इनलीगल नहीं था, आज इनलीगल हो गया। सबसे मजे की बात ये देखिएगा, जो पूर्व प्रमुख सचिव हैं ओम प्रकाश जी, हाँ जी, उनका मकान बगल में ही है। उनका ठीक मकान के आगे एक प्लॉट है, वो प्लॉट पूरी तरीके से कब्जाया हुआ है, या कह रहे हैं कि सरकारी भूमि हुआ है। और जो इनकी खुद की भूमि है, उससे कम से कम 2 फुट आगे उसकी बाउंड्री निकली हुई, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो यहाँ के पूर्व प्रमुख सचिव का। तो ये हो रहा है उत्तराखंड में। बॉबी पंवार पे 307 की धाराएं लगी, केवल इसलिए क्योंकि उसने रोजगार की मांग करी, जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी मांग करी। तो ये सब उत्तराखंड में हो रहा। अब क्या स्टेटस है? अभी तक 307 धारा नहीं हटाई गई है। मैं डीजीपी साहब से मिला था, तो डीजीपी साहब ने ये बोला था कि ना 307 धारा हटाई जाए, एसएसपी साहब को बोला था, लेकिन आज दिनांक तक धारा 307 नहीं हटाई गई है, और ना ही उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है। मुझे धमकियां लगातार मिल रही है कि मैं समझौता करूं, नहीं तो मुझे जान से मार देंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मेरे घर में, मेरे परिवार के साथ में इतनी दुर्दशा की गई है, मैं किसी भी हालत में अपनी अंतिम सांस तक इन लोगों से समझौता नहीं करूंगा। चाहे ये मुझे मार दे, मेरे परिवार को मार दे, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा। शायद उस दिन मार भी देते। हाँ, वाकई में उस दिन मार भी देते, अगर इनके घर में जो कुत्ता था वो कुत्ता नहीं खोलते। और शायद इस बात का कभी प्रूफ भी नहीं होता अगर इनके घर में सीसीटीवी कैमरे ना लगे होते। सीसीटीवी कैमरे में आप देखिएगा, साफ आपको पता चलेगा किस प्रकार से एक पूरी भीड़ आ रही है और इनके घर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो इनकी वाइफ है, उनके साथ मार पिटाई की गई। जो इनका 16 साल का लड़का है, उसको घर से बाहर घसीटा गया, उसके साथ मारपीट की गई। वाकई में इस लोकतंत्र में हम रह रहे, क्योंकि ये एक आम आदमी है, इसलिए इनके साथ ये हो रहा है। और है भी कौन अपोजिट में? वो ताकतवर लोग, जो भाजपा के पार्षद हैं, जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, इवन कैबिनेट मंत्री तक का नाम इसमें सामने आ रहा है। कौन ये लोग वैसे एक्चुअल में? किस किस का आपका अभी तक लगा है कि ये लोग इसमें शामिल हैं? इसमें पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश, जिन्होंने पड़ोस में 3, साढ़े 3, 4 बीघा करीब जमीन कब्जा करके रखी है।
गणेश जोशी पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है, सॉरी कैबिनेट मंत्री भी वर्तमान में है गणेश जोशी, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। मेयर गामा इन्वॉल्व है, 6 पार्षद इसमें इन्वॉल्व है। गणेश जोशी का राइट हैंड सिकंदर, जिसने इस घटना को अंजाम देने के लिए पूरा प्लानिंग सिकंदर को दी गई थी। पहले घटना करने के पहले इसकी एक मीटिंग की गई थी जिसमें ये सब बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। मुझे नहीं पता था कि ये घटना इस रूप में होएगी। मैंने सोचा था कोई शासकीय अगर लेटर आता है तो मैं उसका जवाब दूंगा, कानूनी रूप से लड़ेंगे इसके लिए। ज़मीन के डिमोलिश के ऑर्डर होने से इन लोगों को लगा कि करोड़ों की ज़मीनें इनके हाथ से फिसल गई है। इस कारण इन लोगों ने द्वेष की भावना रखते हुए मेरे और मेरे परिवार पर जानलेवा हमला किया और आज तक धारा 307 नहीं हटाई गई है। आने वाले टाइम में मैं देखता हूँ न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो भी परिस्थिति होती है उसका मैं सामना करूँगा खुल। डर लग रहा है? डर अब कुछ परिवार की तरफ से लग रहा है। परिवार में स्थिति बहुत ख़राब है इस समय। मेरी पत्नी का मैं सामना नहीं कर पा रहा हूँ, बेटे का भी सामना नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम जब लड़की से शादी करके उसको घर लेके आते हैं तो उसके स्वाभिमान की रक्षा की कसम खाते हैं। मैंने तो अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी का स्वाभिमान खोता हुआ देखा। हर बच्चे के सामने उसके पिता हीरो होते हैं। मैं एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरे सामने मेरे बेटे को पीटा गया और क्या बोलूँ समझ में नहीं आता। वाकई में इस लोकतंत्र की बार बार जो हम दुहाई देते हैं उस लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं। एक राहत इंदौरी साहब का बड़ा प्यारा शेर है कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ केवल हमारा ही मकान कोई है। एक आम आदमी आज अगर परवीन भारद्वाज रो रहा है कि उसके घर में कुछ गुंडे आ गए थे, सीसीटीवी फुटेज में साफ पता चलता है, उसका घर तोड़ा जा रहा था, उनकी बीवी के साथ मार पिटाई हुई, उनके बच्चे के साथ मार पिटाई हुई और धारा 307 इन पे उल्टी लग, और जो लोग मारने आए थे किसका वो बुलडोजर था ये पता नहीं चला। तो ये सब चीज़ें हमारे उत्तराखंड में हो रही है, हमारे भारत देश में हो रही है। आज परवीन भारद्वाज है, कल कोई और होगा। कल हो सकता है आप हों जो वीडियो इस समय देख रहे हो, कल हो सकता है कि हम हों जो इस समय वीडियो देख रहे हैं। वाकई में इंसाफ रहा कहाँ? अगर इंसाफ होता तो शायद 307 धारा उन लोगों पर लगती जो इनके घर में घुसे थे। आज ये बाप इस तरीके से रो नहीं रहा होता, इस तरीके से इंसाफ की भीख नहीं मांग रहा होता कि इसकी गलती क्या है। आखिर इसकी गलती केवल इतनी है क्योंकि उस सोसाइटी में जो ज़मीन भूमाफिया कब्जा रहे थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाई क्योंकि उस सोसाइटी के सचिव ये थे। क्या गलती केवल इतनी है कि बगल में जो प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं ओम प्रकाश, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो शासन से जुड़े हुए हैं? क्या गलती केवल इतनी है क्योंकि ये किसी इनका जो बैकग्राउंड है किसी भाजपा, कांग्रेस या किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, इनके साथ लोग नहीं हैं? क्या गलती केवल इतनी है क्योंकि ये भारत देश में पैदा हुए? या गलती केवल इतनी है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार दी? आखिर गलती इनकी क्या है ये केवल आप ही बताइएगा। और इस गलती का भविष्य में क्या कुछ अंजाम होने वाला है, क्योंकि एक आज परवीन भारद्वाज एक उदाहरण मात्र है। कल हो सकता है परवीन भारद्वाज नाम बदल जाए, उसकी जगह कोई और नया नाम आ जाए, ये भी हो सकता है। और ये चीज़ें कब तक आखिर होती रहेंगी? क्या वाकई में इंसाफ पाना इतना मुश्किल हो गया है? अभी तक 307 इनके ऊपर लगी हुई है और जो बाकी जो लोग हैं जो इनके घर में घुस आए थे उनका कोई अता पता नहीं। कौन किसकी टीम थी? नगर निगम की टीम थी या फिर वो एमडीडीए की टीम थी जो वहाँ पर गई थी, जो बुलडोजर लेकर इनका घर जो तोड़ने चली गई थी? इतनी हिम्मत आखिर इनमें आई कहाँ से? क्या भारत में लोकतंत्र कहीं बचा है? अगर बचा है तो अभी तक परवीन भारद्वाज को इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा? इसका जवाब आखिर कौन दे? तो बने रहिएगा, तो शायद उम्मीद करेंगे कि शासन प्रशासन या हम आम जनता की शायद आंखें खुले और परवीन भारद्वाज एक बेसहारा बाप, एक साधारण इंसान जो ये है उसको इंसाफ मिल सके।